हेलो फ्रेंड्स, मिशन आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम विजन आईएएस के 10 दिसंबर वाले डेली करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू द फर्स्ट आर्टिकल। बेसिकली यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, जिसे हम यूएनईपी भी कहते हैं, इन्होंने इमिशन गैप रिपोर्ट 2020 जारी किए हैं। इस रिपोर्ट में क्या फाइंडिंग्स है, इसकी बात करते हैं। बेसिकली इसमें बोला गया कि जो हमारा वर्ल्ड है वो इस सेंचुरी यानी कि 21st सेंचुरी खत्म होते होते अप टू 3 डिग्री तक के टेम्परेचर राइज को देख सकता है। जबकि पेरिस एग्रीमेंट गोल के तहत क्या बोला गया था कि जो टेम्परेचर राइज है उसे 2 डिग्री तक लिमिट किया जाए प्री इंडस्ट्रियल लेवल पर। सो नाउ इट इज फैक्ट दैट द पेरिस एग्रीमेंट गोल्स इज नॉट गोइंग टू बी अचीव्ड। अन्य फाइंडिंग्स फ्रेंड्स, कि जो कोविड-19 की क्राइसिस देखने को मिली, उसके कारण बहुत सारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज को शट डाउन कर दिए गए। फ्लाइट ऑपरेशंस, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, इन सबको शट डाउन किए गए थे। तो ये उम्मीद की जा रही थी कि जो ग्रीन हाउस गैस के इमिशंस होंगे वो रिड्यूस होंगे। तो डेफिनेटली वो रिडक्शन शॉर्ट हुए, बट इट वाज वेरी शॉर्ट टर्म, है ना। सो रिडक्शन तो हुए, अगर हम but it will not contribute significantly to the emission reduction target by 2030 जब तक जो कंट्रीज होंगे वो अपने इकोनॉमिक रिकवरी प्रोग्राम में डिकार्बोनाइजेशन वाली जो टेक्नोलॉजी है, लेट्स से रिन्यूएबल एनर्जी, इन सबको इंट्रोड्यूस नहीं करते हैं। तो द नेक्स्ट फाइंडिंग इज ग्रीन हाउस गैस इमिशन वैसे तो 2010 से ही 1.4% के रेट पर ग्रो कर रहा था, लेकिन जब 2019 में ऑब्जर्व किया गया तो ये 2.6% से ग्रो करने लगा बिकॉज ऑफ द इंसिडेंट्स राइज इन फॉरेस्ट फायर्स। आपने सुना होगा कि किस प्रकार से ब्राजील में या फिर ऑस्ट्रेलिया में फॉरेस्ट फायर की घटना देखने को मिली। तो ये सब फ्रेंड्स ग्रीन हाउस गैस इमिशन को में कंट्रीब्यूट करते हैं। एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट कि G20 कंट्रीज इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द बल्क ऑफ इमिशन। अगर हम लास्ट डिकेड्स की बात करें यानी कि पिछले 10 सालों में ये जो टॉप 4 एमिटर्स है, चाइना, यूएस, यूरोपियन यूनियन प्लस यूके एंड इंडिया, इन्होंने 55% ऑफ द टोटल ग्रीन हाउस गैसेस में कंट्रीब्यूट किए हैं। और आपको पता होगा चाइना, इंडिया, ये दो बिग कंट्रीज हैं जो कोल पर डिपेंडेंट है अपनी एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। तो यहाँ पर आप देखिए फ्रेंड्स कि किस प्रकार से 1990 के बाद 95, उसके बाद 2019 तक ये जो आपका फॉसिल कार्बन डाइऑक्साइड है, ये वाला एरिया कितना बड़ा कवर कर रहा है। इसका मतलब जो फॉसिल्स से जनरेट होने वाली कार्बन डाइऑक्साइड है उसका ग्रीन हाउस गैसेस में कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा है। बेसिकली ये जो रिपोर्ट है ये आपको ईयरली रिव्यू प्रदान करता है कि बेसिकली कि ग्रीन हाउस गैसेस अगर करंट लेवल पर चलते रहे तो 2030 तक में क्या इमिशन होगा और हमें क्या टारगेट अचीव करने की जरूरत है, सो दैट जो क्लाइमेट चेंज के वर्स्ट इम्पैक्ट होंगे उनको अवॉइड किया जा सके। आप हमें बताइए कि क्लाइमेट चेंज के कारण क्या इम्पैक्ट्स आ सकते हैं। आपको पता होगा कि मीन सी लेवल में राइज होंगी अगर वार्मिंग होता है, तो डेफिनेटली जो आइलैंड्स होंगे वो एक प्रकार से सबमर्ज हो सकते हैं, कोरल रीफ्स डिस्ट्रॉय हो सकती है। तो ये सब चैलेंजेस देखने को मिलेंगे। अलोंग विद साइक्लोन इंटेंसिफिकेशन एंड फ्रीक्वेंसी भी उसकी बढ़ सकती है। तो ये सब चैलेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। सो फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू द सेकेंड आर्टिकल। अभी कैबिनेट की मीटिंग हुई और उसमें आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना को अप्रूवल दिया गया। क्या है ये आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना? ये स्कीम 2020 से 2023 तक चलेगी, यानी कि 3 साल के लिए ये स्कीम लाई जा रही है। और ये आत्मनिर्भर भारत पैकेज 3 का ही एक पार्ट है या सब पार्ट है, जिसके तहत जो एम्प्लॉयमेंट है फॉर्मल सेक्टर में उसको बूस्ट किया जा सके, एक प्रकार से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन किया जा सके। और जो भी कंपनी नए एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करेंगी उनको भी इंसेंटिवाइज दिया जा सके, सो दैट ये जो रिकवरी फेज आएगी कोविड के बाद, उसमें इकोनॉमिक एक्टिविटीज को, डिमांड्स को बढ़ाया जा सके। क्या फीचर होगा फ्रेंड्स इस स्कीम का, तो देखते हैं। पहला, अगर बेनिफिट की बात करें तो वैसी कंपनियां जो 1000 तक के एम्प्लॉयज को एम्प्लॉय करती है, यानी कि
1000 तक एम्प्लॉय को रखती है, लेट्स से वो 500 भी हो सकते हैं या फिर 600 भी हो सकते हैं, तो वहां पर गवर्नमेंट जो है वो जो इम्प्लॉयज और एम्प्लॉयर्स के कंट्रीब्यूशन जो किए जाते हैं ईपीएफ में, वो इन्हें नहीं देना पड़ेगा। वो कौन देगा? गवर्नमेंट देगी। बट वो किसके लिए है? वो उसी के लिए होगा जब नए एम्प्लॉयज उस एस्टेब्लिशमेंट में आते हैं ऑन या आफ्टर 1 अक्टूबर 2020 अप टू जून 30 2021। तो ये जो सरकार कंट्रीब्यूट करेगी ये 2 साल के लिए कंट्रीब्यूट करेगी और नए एम्प्लॉयज के लिए होगी। दूसरा क्या है कि वैसे एस्टेब्लिशमेंट या कंपनी जहां 1000 से ज्यादा एम्प्लॉय काम करते हैं वहां पर गवर्नमेंट सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉयज के ईपीएफ कंट्रीब्यूशन करेगी, ना कि एम्प्लॉयर्स के ईपीएफ कंट्रीब्यूशन को कंट्रीब्यूट करेंगे, और ये भी 2 साल के लिए होगा। बेनिफिशियरीज कौन होंगे? ऐसा तो नहीं फ्रेंड्स कि जो 50,000 पर मंथ कमाते हैं उनके लिए स्कीम्स होंगी। डेफिनेटली जो 15,000 या उससे कम कमा रहे हैं, जिनकी मंथली वेजेस कम है, तो उन्हीं के लिए होंगी। साथ ही साथ इनमें वो व्यक्ति शामिल नहीं होंगे जो अभी यानी कि इस डेट के बाद यानी कि 1 अक्टूबर 2020 के बाद किसी कंपनी को या फिर वैसे कंपनी को छोड़कर आए हैं जो ऑलरेडी ईपीएफओ के तहत रजिस्टर्ड थे और वो फिर वहां से रिजाइन करके या फिर उन्हें हटा दिया गया और नई कंपनी ज्वाइन करते हैं, तो उनके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। कंक्लूजन क्या है फ्रेंड्स कि ये जो भी कंपनी न्यू एम्प्लॉयमेंट फ्रेश एम्प्लॉयमेंट अगर देती है तो उनके लिए स्कीम एप्लीकेबल होगा। ईपीएफओ shall work out modestly to ensure that there is no overlapping of benefits। तो ईपीएफओ और भी बहुत सारे स्कीम्स चलाती है। एक स्कीम ये भी है जो अभी गवर्नमेंट ने लॉन्च की है, तो यह इंश्योर किया जाएगा कि ये बेनिफिट्स ओवरलैप ना करें। क्या चिंताएं जाहिर की गई है बेसिकली कि आप ये देख रहे हो कि ये स्कीम जो लाई गई है लो इनकम वर्कर्स के लिए है या फिर लो स्किल्ड जॉब्स के लिए है। जो हाई स्किल्ड जॉब्स है, लेट्स से कि कंप्यूटर साइंस में कुछ जॉब्स हो गए या फिर हाईटेक जॉब्स हो गए, उनके लिए ये स्कीम्स नहीं है। जो अन्य कंसर्न है वो बेसिकली कि बहुत सारे जो कंपनीज है वो इन बेनिफिट्स को अवेल नहीं कर पाएंगे बिकॉज ऑफ द सर्टेन रेस्ट्रिक्टेड ईपीएफओ रजिस्ट्रेशन कंडीशंस। तो सिमिलर एक स्कीम या फिर अभियान चलाई गई थी जब कोविड लॉकडाउन हुआ था, उसके बारे में भी जान लेते हैं। पीएम गरीब कल्याण रोजगार अभियान 20 जून 2020 को ये स्कीम या फिर अभियान लॉन्च किया गया था, जिसके तहत जो रिटर्निंग माइग्रेंट वर्कर्स हैं, आपको याद होगा कि लॉकडाउन में किस प्रकार से जो माइग्रेंट वर्कर्स है वो अपने अपने घर वापस लौट रहे थे, इसके कारण जॉब क्राइसिस इन लोगों को देखनी पड़ी थी। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए यह स्कीम लॉन्च की गई थी सो दैट एम्प्लॉयमेंट को बूस्ट किया जा सके, इन लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया जा सके, लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज इंश्योर की जा सके। स्पेसिफिकली 6 स्टेट। व्हाई दिस 6 स्टेट्स? बिकॉज इन्हीं स्टेट्स में जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं ज़्यादा लौटे थे, जिसमें बिहार है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, ओडिशा एक्सेट्रा इन द वेकअप ऑफ कोविड-19 आउटब्रेक। इस अभियान के तहत 25 टारगेट्स ड्रिवन वर्क्स डिसाइड किए गए थे और इनका इंटेंस इम्प्लीमेंटेशन किया गया था सो दैट रिगरस एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो एज वेल एज इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन भी हो सके रूरल एरियाज में। अगर इन लोगों को वर्क मिलता है तो डेफिनेटली रूरल एरियाज में इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बूस्ट मिल सकेगा, स्पेशली इन 116 अभियान डिस्ट्रिक्ट विथ ए रिसोर्स इन्वेलप ऑफ 50,000 करोड़ यानी कि 50,000 करोड़ इसके लिए फंड एलोकेट किए गए थे और ये 125 डेज के लिए ऑपरेशनलाइज किया गया था। बाकी अब ये स्कीम नहीं चल रही है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल फ्रेंड्स। कैबिनेट ने बेसिकली पब्लिक वाईफाई नेटवर्क्स को सेटअप करने के लिए मंजूरी दे दी है अंडर पीएम वानी स्कीम अक्रॉस ऑल ओवर इंडिया। आप हमें बताइए फ्रेंड्स कि जो पब्लिक वाईफाई नेटवर्क क्या है? बेसिकली दीज आर रीजन्स जहाँ पे जो पीपल्स है वो वाईफाई को एक्सेस कर सकते हैं। लेट्स से कि आप मॉल में गए तो वहाँ पर भी आप वाईफाई एक्सेस कर सकते हैं, आप होटल में गए तो वहाँ पर भी आप ये पब्लिक वाईफाई एक्सेस कर सकते हैं। तो ऐसे ही पब्लिक वाईफाई नेटवर्क सरकार सेटअप करने जा रही है और उसके लिए कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है और ये जो नेटवर्क सेटअप किए जाएंगे
पीएम वानी स्कीम के तहत किए जाएंगे। पीएम वानी का क्या मतलब है? प्राइम मिनिस्टर वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस। ये पब्लिक वाईफाई हॉटस्पॉट सेटअप करेगा पूरे देश में। इसकी मदद से क्या होगा, जो बिजनेसेस है वो वायरलेस इंटरनेट हॉटस्पॉट सर्विसेज जो है ऑफर कर सकेंगे। साथ ही साथ अगर ब्रॉडबैंड इंटरनेट इन दी ऐसे पब्लिक वाईफाई नेटवर्क के माध्यम से दी जाती है तो इसमें लाइसेंस फी भी नहीं लिए जाएंगे। पीएम वानी इकोसिस्टम कंप्लीटली मल्टी लेयर्ड अप्रोच के माध्यम से ऑपरेट किया जाएगा, जिसमें डिफरेंट प्लेयर्स के डिफरेंट फंक्शंस निर्धारित किए गए हैं। जैसे पब्लिक डाटा ऑफिस, ये इस्टेब्लिश, मेंटेन और ऑपरेट करेंगे वानी कंप्लीट वाईफाई एक्सेस पॉइंट्स को। साथ ही साथ ब्रॉडबैंड सर्विसेज भी डिलीवर करने का काम किया जाएगा सब्सक्राइबर्स को। दूसरा जो है वह पीडीओ एग्रीगेटर, ये पब्लिक डाटा ऑफिसेस के एग्रीगेटर के रूप में काम करेंगे और ऑथराइजेशन और अकाउंटिंग से जुड़े मैटर्स को डील करेगा। द नेक्स्ट इज ऐप प्रोवाइडर, ये ऐप डेवलप करेगा सो दैट यूजर्स को रजिस्टर किया जा सके, साथ ही साथ वानी कंप्लेंट वाईफाई हॉटस्पॉट्स को भी डिस्कवर कर सके। द नेक्स्ट इज सेंट्रल रजिस्ट्री, बेसिकली ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम है वो इस रजिस्ट्री को मेंटेन करेगा। साथ इसमें बेसिकली जो भी ऐप प्रोवाइडर्स होंगे, पीडीओएज होंगे या फिर पीडीओ होंगे, इनके डिटेल्स रजिस्टर किए जाएंगे सो दैट ट्रांसपेरेंसी इंश्योर की जा सके। क्या सिग्निफिकेंस होगा इस स्कीम का? तो डेफिनेटली हाई स्पीड इंटरनेट का एक्सपेंशन होगा। कहाँ पे? रिमोट एरियाज में, साथ ही साथ उन रीजन्स में जहाँ पे वीक 4G मोबाइल नेटवर्क कवरेज है। ब्रॉडबैंड का यूज बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि ये हॉटस्पॉट नेटवर्क्स प्रोवाइड किए जाएंगे। द सेकेंड सिग्निफिकेंस बेसिकली कि अगर इस ब्रॉडबैंड का इस्तेमाल किया जाता है पूरे देश लेवल पे तो डेफिनेटली इनकम्स को इन्हांस किया जा सकेंगे, क्योंकि सर्विस डिलीवरी टाइमली वे में इंश्योर हो सकेगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो सकेगी, साथ ही साथ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को भी प्रमोट किया जा सकेगा। आप अगर अर्बन एरियाज में रहते हो तो वहाँ की इंटरनेट कनेक्टिविटी कितनी ज़्यादा स्पीड होती है, जबकि अगर आप रूरल एरियाज में रहते हो तो वहाँ की इंटरनेट स्पीड को आप कंपैरिजन कर सकते हो। तो इसीलिए अगर यह वाईफाई हॉटस्पॉट पूरे ऑल ओवर इंडिया में एक्सपैंड होते हैं तो डेफिनेटली जो ब्रॉडबैंड इट विल ब्रिंग मल्टीपल बेनिफिट्स। एक पॉइंट अभी आपको पता होगा फ्रेंड्स कि ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी में कितनी इनइक्वालिटीज है। अर्बन एरियाज में जहाँ 10-15 प्रोवाइडर्स हैं, रूरल इंडिया की बात करें तो कहीं कहीं एक भी नहीं, कहीं कहीं 2 या ज़्यादा से ज़्यादा 3 होते हैं। तो इस गैप को, इस इनइक्वालिटी को कम करने के लिए हमें कम से कम 10 करोड़ पब्लिक वाईफाई हॉटस्पॉट्स क्रिएट करने होंगे 2023 तक। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल फ्रेंड्स। द नेक्स्ट आर्टिकल इज बेसिकली अबाउट कि DRDO सक्सेसफुली टेस्ट क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन टेक्नोलॉजी। तो DRDO ने बेसिकली सक्सेसफुली कम्युनिकेशन स्थापित कर दिया बिटवीन इट्स 2 लैब्स यूजिंग QKD टेक्नोलॉजी। बेसिकली अगर DRDO का ये 1 लैब हुआ, ये दूसरा लैब हुआ, तो कुछ भी इंफॉर्मेशन अगर भेजने हैं तो डेफिनेटली ये सिक्योर वे में जाने चाहिए या फिर आने चाहिए। अगर हम नॉर्मल टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करेंगे तो ये डाटा थेफ्ट की प्रॉब्लम आ सकती है। इसीलिए स्ट्रेटेजिक पर्पस के लिए यह टेक्नोलॉजी बेसिकली डेवलप की गई सो दैट जो ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन होते हैं, सीक्रेट इंफॉर्मेशन, उनका नॉन इंटरफेरेंस तरीके से डिलीवरी की जा सके। तो यही ये टेक्नोलॉजी है बेसिकली। ये जो क्वांटम क्रिप्टोग्राफी टेक्नोलॉजी है ये क्वांटम फिजिक्स का इस्तेमाल करती है सो दैट जो भी इनक्रिप्शन कीज है, इनक्रिप्शन कीज का मतलब बेसिकली कि पासवर्ड जिसके माध्यम से कुछ फाइल्स ओपन किए जा सकते हैं। तो जब ये इंस्क्रिप्शन कीज भेजे जाएंगे तो उनको सिक्योर तरीके से भेजना जरूरी होता है। तो QKD टेक्नोलॉजी यही सिक्योरिटी को इंश्योर करती है और ये क्वांटम फिजिक्स के प्रिंसिपल पर काम करता है ना। जो इनक्रिप्शन कीज भेजे जाते हैं वो क्यूबिट्स में भेजे जाते हैं, इन्हें फाइबर ऑप्टिकल केबल। क्यूबिट्स बेसिकली इंफॉर्मेशन शेयरिंग का एक तरीका होता है या इंफॉर्मेशन स्टोरिंग का एक तरीका होता है। जैसे ट्रेडिशनल कंप्यूटर जीरोज या वंस में इंफॉर्मेशन को सेंड या स्टोर करते हैं, जो क्वांटम कंप्यूटर होते हैं वो जीरोज एंड वंस एट द सेम टाइम में इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं या फिर सेंड करते हैं।
है ना। देखिए क्वांटम कंप्यूटिंग क्यूबिट्स का इस्तेमाल करते हैं जो बेसिक रिसोर्स विच इज सिमिलर टू बिट्स दैट आर यूज्ड इन क्लासिकल कंप्यूटिंग, but it takes very less time to send the information as compared to the traditional computers. क्या बेनिफिट होंगे बेसिकली कि जो दो कम्युनिकेटिंग साइट्स होंगे वो जो भी सीक्रेट कीज को सेंड करेंगे वो सिर्फ उन्हीं को पता होगी, सो दैट वो उन्हें इनक्रिप्ट कर सके, यानी कि इंफॉर्मेशन को लॉक कर सके या फिर उस इंफॉर्मेशन को ओपन कर सके सिर्फ वही। अगर कोई इनलेजिटिमेट तरीके से या इलीगल तरीके से इस ट्रांसमिशन या फिर जो इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट की जा रही है उसको रीड करने का प्रयास करता है तो डेफिनेटली ये क्यूबिट्स को प्रभावित करेगा, और जब ये डिस्टर्बेंसेस देखने को मिलेगी तो डेफिनेटली ट्रांसमिशन एरर जनरेट होगा। तो जो यूजर्स होंगे, इंड यूजर्स, उनको पता चल जाएगा कि कहीं ना कहीं दिक्कतें हैं, तो वो इमीडिएट एक्शन भी ले सकते हैं। क्या सिग्निफिकेंस होगा फ्रेंड्स इसका? सिक्योर कम्युनिकेशन देखने को मिलेगी विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक इंफॉर्मेशन। आज के समय में नेशनल सिक्योरिटी इंश्योर करने के लिए डिजिटल सिक्योरिटी भी होना जरूरी है। इंफॉर्मेशन शेयरिंग जो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे होते हैं वो सिक्योर रहे, अदरवाइज डिफरेंट नेशंस कैन हैक द इंफॉर्मेशन एंड इट कैन डिस्टर्ब द नेशनल सिक्योरिटी। दूसरा सिग्निफिकेंस क्या होगा कि जो भी पॉलिसीज बनाई जाएंगी रिलेटेड टू क्रिप्टो टेक्नोलॉजी उसके स्टैंडर्ड्स को डिफाइन किए जा सकेंगे। साथ ही साथ जो स्टार्टअप्स होंगे या स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज होंगे उनको भी मदद मिलेगी इन द डोमेन ऑफ क्वांटम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल फ्रेंड्स। हाल ही में कैबिनेट ने सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल कनेक्टिविटी को बिछाने का फैसला किया है बिटवीन मेनलैंड कोची, आप हमें बताइए कि कोची किस राज्य में है, एंड लक्षद्वीप आइलैंड, इन दोनों के बीच बेसिकली ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने का प्रपोजल चल रहा है। आप हमें बताइए ऑप्टिकल फाइबर केबल क्या होते हैं। ये ऑप्टिकल फाइबर केबल जो है ये लाइट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है इंस्टेड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू कैरी आउट द सिग्नल्स। लाइट की बात करें तो जो ये ट्रेवल करती है बाय बाउंसिंग ऑफ द वॉल्स ऑफ द केबल रिपीटेडली, यानी कि ये अगर केबल है तो बेसिकली ऐसे ऐसे करके ये जो सिग्नल्स भेजे जाते हैं और जो लाइट पार्टिकल जिसको फोटोन भी कहते हैं वो कंटिन्यूड बाउंस होते हैं डाउन द पाइप विद कंटिन्यूड इंटरनल मिरर लाइक रिफ्लेक्शन। फाइबर ऑप्टिकल केबल बिछाने का एक सिग्निफिकेंस तो ये है कि हम लॉन्ग डिस्टेंस तक टेलीकम्युनिकेशन को पहुंचा सकते हैं, साथ ही साथ जो स्पीड हमें मिलेगी वो काफ़ी ज़्यादा हाई स्पीड होगी, तो डेफिनेटली जो बिग टेक्नोलॉजिकल वर्क्स होंगे उनको मदद मिलेगी बिकॉज ऑफ द हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट इज दीज ऑप्टिकल फाइबर केबल आर नॉन मेटालिक and they cannot be affected by electromagnetic interference because it is non-metallic, so magnetic fields या electromagnetism cannot affect them, so that जो speed of transmission है वो बनी रहे। अब बात करते हैं इस प्रोजेक्ट की जिसको KLI प्रोजेक्ट भी कहते हैं। इसकी मदद से डायरेक्ट कम्युनिकेशन लिंक स्थापित किया जाएगा वाया सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल बिटवीन कोची एंड द 11 आइलैंड्स ऑफ लक्षद्वीप। याद रखने की जरूरत नहीं सिर्फ इन आइलैंड्स के नाम। ये जो प्रोजेक्ट है इसको फंड कौन करेगा, यानी कि पैसे कौन लगाएंगे इसमें? यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड इसमें पैसे लगाएगा जो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंतर्गत आता है। BSNL इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। जो टारगेट रखा गया है वो बेसिकली मई 2023 तक कंप्लीट करने को रखा गया है। इस प्रोजेक्ट से क्या लाभ होंगे? हाई इंटरनेट स्पीड मिलेगा जिसकी मदद से जो ई-गवर्नेंस सर्विसेज की डिलीवरी आसान और काफ़ी फास्ट तरीके से इंश्योर की जाएगी। फिशरीज सेक्टर का पोटेंशियल डेवलपमेंट होगा, टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। तो अगर कोई रीजन जहां इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है तो वहां पर टूरिज्म स्प्रेड नहीं कर सकता, तो डेफिनेटली इट विल प्रमोट टूरिज्म। टेली एजुकेशन, टेली मेडिसिन फैसिलिटी, ये सब तो इंटरनेट के बिना काम ही नहीं करेंगे। अभी जो लक्षद्वीप में इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान की जा रही है वो बेसिकली सैटेलाइट के माध्यम से, लेकिन समस्या क्या है कि इसके जो स्पीड है बहुत ही लिमिटेड है, 1 GB पर सेकेंड का ये स्पीड इंश्योर किया जाता है। आप हमें एक बात बताइए कि लक्षद्वीप कौन से सी में लोकेटेड है, अरेबियन सी या बे ऑफ बंगाल? डेफिनेटली अरेबियन सी में लोकेटेड है और भारत के लिए
बहुत ही स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस रखता है। अब चूंकि ये स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस रखता है तो डेफिनेटली यहाँ पर सिक्योर, रोबस्ट, रिलायबल और अफोर्डेबल टेलीकॉम फैसिलिटीज प्रदान करना जरूरी है जो यहाँ लोग रह रहे हैं, सो दैट उनके लिविंग को एनहांस किया जा सके। ऑल्सो स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू तो ये लॉजिस्टिक सर्विसेज को भी मदद करेगा डेफिनेटली, क्योंकि ये अराउंड द अंडमान सी लोकेटेड है। तो जो लॉजिस्टिक सेक्टर है, हो सकता है भविष्य में यहाँ पोर्ट डेवलप किया जा सके, तो ऐसे कनेक्टिविटी अगर होती है तो डेफिनेटली इन सर्विसेज को और ज्यादा मजबूती मिलेगी। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ये किस सी में है फ्रेंड्स? ये बे ऑफ बंगाल में है। इसे भी रिसेंटली सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल से कनेक्ट किया गया था, अब लक्षद्वीप को कनेक्ट किया जा रहा है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल फ्रेंड। द फर्स्ट शॉर्ट न्यूज इज बेटर देन कैश अलायंस। ये जो बेटर देन कैश अलायंस, अलायंस मतलब ग्रुपिंग्स, ये 75 गवर्नमेंट्स, कंपनीज, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का एसोसिएशन है जो बेसिकली डिजिटल पेमेंट्स को प्रमोट करने का प्रयास करता है, सो दैट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को एडवांस या इंश्योर किया जा सके, प्रमोट किया जा सके। तो है ना, देखिए, इट इज कमिटेड टू डिजिटाइजिंग पेमेंट्स को डिजिटल करने का प्रयास करता है, सो दैट इफिशियंसी, ट्रांसपेरेंसी, वुमेन्स इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन हो सके। फाइनेंशियल इंक्लूजन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर डिजिटल पेमेंट्स। और इंडिया जो है इस अलायंस का मेंबर बना था 2015 में। रिसेंटली इंडिया और ये जो ऑर्गेनाइजेशन या अलायंस है, इन्होंने ज्वाइंट पीयर लर्निंग एक्सचेंज ऑर्गेनाइज किए थे ऑन फिनटेक सॉल्यूशंस। द नेक्स्ट आर्टिकल इज डिपार्टमेंट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन। हाल ही में आयुष मिनिस्ट्री और एम्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, इन्होंने डिसाइड किया है कि ये दोनों मिलकर डिपार्टमेंट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन एम्स में ओपन करेंगे। यह डिसाइड किया गया कि जो सेंटर फॉर इंटीग्रेटिव मेडिसिन एंड रिसर्च एम्स है, ये इंटीग्रेटेड प्रोटोकॉल डेवलप करे विद आयुर्वेदा एंड योगा फॉर द स्टडी ऑन पोस्ट कोविड ट्रीटमेंट। आपको पता है कोविड के चैलेंज से आप निकल पाते हो तो एक और चैलेंज आता है पोस्ट कोविड चैलेंज। सो इन आयुर्वेदा और योगा का इस्तेमाल कैसे पोस्ट कोविड ट्रीटमेंट के लिए किया जाएगा, इसके लिए प्रोटोकॉल डेवलप किए जाएंगे। डेफिनेटली इस स्टेप के माध्यम से यह दिख रहा है कि कैसे जो ट्रेडिशनल मेडिसिन लाइक आयुर्वेदा और जो मॉडर्न मेडिसिन है उनका इंटीग्रेशन हो रहा है। डेफिनेटली ये हमारे मेडिकल सेक्टर के लिए हेल्थ इंश्योर करने के लिए बेहद इंपॉर्टेंट स्टेप है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल फ्रेंड। इट इज अबाउट अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स। हु रिलीज्ड इट? इट इज रिलीज बाय प्रजा फाउंडेशन। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसको याद रखना। ये जो अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स है, ये स्टेट्स को रैंक करता है कि वेयर दे स्टैंड, यानी कि वे कहाँ खड़े उतरते हैं जब रियल एम्पावरमेंट की बात करी जाती है, ग्रास रूट डेमोक्रेसी एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। यानी कि जो स्टेट्स है वो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को कितने इफेक्टिव तरीके से इंप्लीमेंट कर पा रहे हैं, ग्रास रूट डेमोक्रेसी को कितना प्रमोट किया जा रहा है, उसके आधार पे ये रैंकिंग दी जाती है। इसके तहत ओडिशा सारे इंडियन स्टेट्स के बीच में टॉप किए हैं अर्बन गवर्नेंस के माध्यम से। आप हमें बताइए गवर्नेंस का क्या मतलब होता है? तो गवर्नेंस बेसिकली मीन्स डिलीवरी ऑफ सर्विसेज। गवर्नमेंट भी बहुत सारे सर्विसेज डिलीवर करती है, लेकिन उसमें बहुत सारे इम्प्लीमेंटेशन इश्यूज आते हैं। जबकि आप प्राइवेट सेक्टर के कुछ सर्विसेज को उठाइए तो वहाँ इम्प्लीमेंटेशन और जो सर्विसेज दिए जाते हैं उनकी क्वालिटी में बहुत ही अंतर होते हैं। तो इसका मतलब हुआ गवर्नेंस। तो मणिपुर और नागालैंड बॉटम परफॉर्म किए हैं। इंडेक्स ने यह भी बताया कि कोई भी स्टेट ऐसा नहीं है जिन्होंने जो 18 फंक्शंस तय किए गए थे शेड्यूल 12 के तहत म्युनिसिपैलिटीज के लिए, वो फंक्शंस स्टेट्स ने इनको दिए ही नहीं। जैसे वन ऑफ द फंक्शंस है टैक्सेशन। तो आप देखिएगा बहुत सारे जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो टैक्सेशन के फंक्शंस इन्हें देती ही नहीं, जबकि ये संविधान के शेड्यूल 12 में साफ साफ लिखा गया है कि ये फंक्शंस दिए जाने चाहिए। So let's move to the next article. It is about decentralized nutrition governance. हाल ही में मध्य प्रदेश ने कम्युनिटी सेंट्रिक सहयोगिनी मातृ समिति यानी कि मैटरनल एसोसिएट कमिटीज का गठन किया, जिसकी मदद से जो हमारा ICDS सर्विस या प्रोग्राम इंडिया के लेवल पर ऑपरेट होते हैं और ये मध्य प्रदेश में भी ऑपरेट होते हैं, तो मध्य प्रदेश में इस प्रोग्राम का प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन
हो सके इसको इंश्योर करवाना है। ये जो सहयोगिनी मातृ समिति होगी, इनके पास ये अधिकार होगा कि जो सर्विस प्रोवाइडर इंस्टीट्यूशंस है, जो सर्विसेज प्रदान करते हैं एट द लोकल लेवल लाइक हेल्थ सर्विसेज हो गए, तो उनकी अकाउंटेबिलिटी को फिक्स किया जा सके। साथ ही साथ इनको अथॉरिटी दी गई है कि वो विजिलेंस कमेटी यानी कि नजर रखे कि कोई भी अगर इंस्टीट्यूशन अपने काम नहीं कर रहा है तो उसकी रिपोर्टिंग की जा सके। साथ ही साथ ये सोशल ऑडिट भी करने का इनको अधिकार दिया गया है। सोशल ऑडिट का मतलब है कि डायरेक्ट आप बेनिफिशियरी के पास जाइए और उनसे पूछिए कि क्या आपको उन सर्विसेज का लाभ मिला या नहीं मिला। आप रिपोर्ट में विश्वास नहीं करते, आप डायरेक्ट फील्ड ऑब्जर्वेशन करके कंक्लूजन निकालते है ना। तो ये सोशल ऑडिट भी करेंगे न्यूट्रिशन के क्षेत्र में, एज वेल एज मैटरनिटी एंटाइटलमेंट प्रोग्राम जो चलाए जाते हैं। दिस मूव शुड पेव द वे फॉर इफिकेसी इन प्रोग्रामेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, है ना। अगर मॉनिटरिंग अच्छे से होगी तो डेफिनेटली प्रोग्राम्स का इम्प्लीमेंटेशन भी अच्छे से होगा। तो रेस्ट ऑफ द एग्जाम्पल्स के लिए, मतलब रेस्ट ऑफ द स्टेट्स के लिए एग्जाम्पल के तौर पर भी काम करेंगे कि कैसे कोई भी प्रोग्राम्स को अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट एज वेल एज मॉनिटर किए जा सकते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल फ्रेंड्स। इट इज अबाउट इंडस वैली सिविलाइजेशन। एक न्यू स्टडी के अनुसार जो नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया के साइट्स में किए गए आईवीसी साइट्स में, उसमें ये पता चला कि जो आईवीसी के लोग जो थे उनके डाइट में मीट एक डोमिनेंस डाइट हुआ करती थी, जिसमें एक्सटेंसिव ईटिंग हुआ करता था बीफ का। इन साइट्स पर आपको डोमिनेंस ऑफ एनिमल प्रोडक्ट्स देखने को मिले, जैसे मीट ऑफ पिग्स, कैटल के मीट, बफलो, सीप, गोट मीट, ये सब देखने को मिला, एज वेल एज डेयरी प्रोडक्ट्स। सेरेमिक्स बेसिकली पोएट्री को कहते हैं। आपको पता है आईवीसी के जो लोग थे वो पोएट्री में बेहद ही माहिर थे। आपने रेड क्लिफ पोएट्री के भी नाम सुने होंगे। तो इस प्रकार के आर्टिफैक्ट्स भी यहाँ डिस्कवर किए। विल्ड एनिमल्स यानी कि जंगली जानवर जैसे डियर हो गए, एंटीलोप हो गए, गजिले हो गए, बर्ड्स, रिवराइन या मेराइन रिसोर्सेज, ये भी भारी मात्रा में तो नहीं बट स्मॉल प्रोपोर्शन में देखने को मिले। आईवीसी की अगर हम बात करें तो आज मॉडर्न डे पाकिस्तान, नॉर्थ वेस्ट एंड वेस्टर्न इंडिया और अफगानिस्तान, इन तीनों एरिया को कवर करता था और बहुत ही एक्सटेंसिव सिविलाइजेशन ये था। बट ये सिविलाइजेशन कब से कब तक चली? 3000 बीसी से अप्रोक्स 1500 बीसी तक। उसके बाद बहुत सारे थ्योरीज दिए गए कि कैसे इनका डिस्ट्रक्शन हुआ। वन ऑफ द थ्योरीज आर्यन इन्वेजन थ्योरी। बट उसके बाद कौन सा कल्चर आया फ्रेंड्स, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट पोवितेरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। प्रीलिम्स के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, इन्वायरमेंट का ये पार्ट है और यूपीएससी लोकेशन बेस्ड क्वेश्चंस इन्वायरमेंट में पूछती है। इसको मिनी काजीरंगा के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि रेहनों का हाईएस्ट डेंसिटी नॉट ओनली इन इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड में यहाँ हाईएस्ट है। डेंसिटी मतलब पर यूनिट एरिया में रेहनों की संख्या कितनी है। लेकिन अगर ओवरऑल पॉपुलेशन ऑफ रेहनों की बात करें तो ये काजीरंगा नेशनल पार्क में सबसे ज्यादा है, ना कि पोवितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। ये बात फ्रेंड्स याद रखने की जरूरत है। ये पोवितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी असम में लोकेटेड है। इसके नॉर्थ में ब्रह्मपुत्र रिवर फ्लो करती है और इसके साउथ में गरंग बील जो रिवर है वो फ्लो करती है। जो फेमस फौनाज है यहाँ जो मिलते हैं वो लीपर्ड, एशिएटिक वाटर बेफेलो, जंगल कैट, फ्लाइंग फॉक्स, विल्ड बोर, फिशिंग कैट, शॉर्ट नोज्ड फ्रूट बैट, बार्किंग डियर, ग्रे मस्क श्रीव। ये फ्रेंड्स आपको याद रखने की जरूरत है क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चंस यूपीएससी पूछ ही लेती है। So let's move to the next article friends. It is about a global sovereign wealth fund investment. सोवरिन वेल्थ फंड क्या होते हैं पहले ये जान लेते हैं। ये बेसिकली इन्वेस्टमेंट फंड यानी कि वैसे फंड जो इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए बनाए जाते हैं, बट प्राइमरली इट इज ओन्ड बाय नेशनल गवर्नमेंट। अगर भारत सरकार है, भारत सरकार अगर ऐसे कोई इन्वेस्टमेंट फंड बनाती है तो इसकी मदद से जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स है जैसे बॉन्ड्स हो गए, स्टॉक्स हो गए, गोल्ड्स हो गए, रियल एस्टेट्स हो गए, इनमें इन्वेस्ट करती है और इससे उनको डेफिनेटली बेनिफिट मिलता है।
सो इंडिया जो है वो चाइना को रिप्लेस कर चुका है इन द फील्ड ऑफ ग्लोबल सोवरिन वेल्थ फंड इन्वेस्टमेंट इन द प्राइवेट सेक्टर। तो क्या इंपॉर्टेंस है इसका? बेसिकली अगर भारत इसमें टॉप किया है या चाइना को रिप्लेस किया है, तो इसका मतलब यह है कि भारत में विदेशों से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट हो रहे हैं। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की हमारी लेक्चर। अगर आपको पसंद आ रही हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। हम आने वाले समय में और भी इम्पोर्टेंट कंसेप्चुअल वीडियोज लाने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच।